हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और अपनी पढ़ाई को बहुत। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग देखते हैं। और इसी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1990 के बीच का जो आपका दशक है। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर अपना विचार दे पाए थे। सबसे पहले हम सब्सिडी पर हमने कल बात करी। मैंने आपको बताया था कि सब्सिडी क्या है, एक बहुत गर्म मुद्दा है और ये बड़ा हॉट स्पॉट रहता है। क्लियर है? सब्सिडी कैसा है? आपका गर्म मुद्दा बना हुआ है और उसी के साथ ये सारी चीजें इसमें चलिए। तो सब्सिडी क्या है, इस पर आप लोग अच्छे से बात कर चुके थे। सब्सिडी में क्या चीजें होती हैं, किस तरह की सही की है, इन सबको हम लोग आपका देखिए। क्लियर है? तो आज हमें सब्सिडी से आगे बढ़ते हुए आज हमको पढ़ना है भारतीय औद्योगिक विकास में, भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ये हमको देखना है। लेकिन इसको आगे देखने से पहले सबसे पहले हम पीछे चलते हैं और पीछे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कीमतें संकेतक के रूप में। ठीक है? कीमतें कैसे हैं? संकेतक के रूप में। ठीक। अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि बाजार में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। यह समझना आवश्यक है कि कीमतें वस्तुओं का उपलब्धता के संकेत है। यदि कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो कीमत बढ़ जाती है और कीमतों के आधार पर उसका प्रयोग संबंध में सही निर्णय लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरणा देता है। क्या करता है? उपभोक्ताओं को आपका इसमें प्रेरणा देता है। यदि निम्नलिखित यदि निम्न पूर्तियों के कारण प्रयोग में कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोग इनका सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, पानी संरक्षण के लिए वे बगीचे में पानी देंगे। मान लीजिए पानी का संरक्षण करना है तो क्या करेंगे? वो आपका बगीचे में पानी देंगे। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम शिकायत करते हैं कि सरकार ने दोषारोपण करते हैं, देखिए सरकार को चीजों को मरते हैं, परंतु पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि में इसकी अधिक कमी को दर्शाता है कि अगर पेट्रोल में कमी हो, अगर रेट बढ़ रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि सरकार ने रेट बढ़ा दी है। लेकिन वास्तविकता में मीनिंग क्या है? वास्तविकता में मीनिंग ये है कि भैया पेट्रोल की जो कमी है वो विश्व में कम हो रही है और कम हो रही है तो क्या हो रहा है? वो उसकी मांग बढ़ रही है। तो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि उसकी अधिकतिक कमी को दर्शाती है। कीमत वृद्धि इसका संकेत है कि पेट्रोल कम मात्रा में उपलब्ध है। यह पेट्रोल का कम उपयोग करके वैकल्पिक ईंधनों की तलाश की प्रेरणा देता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सहायकीय कीमतों को वस्तु की संकेतक नहीं होने चाहिए। बिजली, पानी की सहायकीय दरों पर यह निःशुल्क प्रदान करता है। उनकी कीमतों को ध्यान में रखे बिना फजूल उपयोग किया जाएगा। यदि पानी निःशुल्क प्रदान किया जाए तो किसान प्रधान फसलें उगाएगा, भले ही उस क्षेत्र में जल संसाधनों की, इन फसलों से दुर्लभ संसाधन भी कम हो जाएंगे। यदि पानी की कमी दुर्लभता के अनुसार निर्धारित की जाती है तो इनके अनुसार अनुकूल उपयोग फसल उगाते हैं। उर्वरक के साधनों का प्रयोग बढ़ेगा, पर्यावरण के लिए सहायकीय की फजूली उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और इसकी प्रेरणा दृष्टि से सहायकीय पर विचार करेंगे और से हम भी पूछेंगे कि निःशुल्क बिजली प्रदान करने में आर्थिक दृष्टि क्या है। तो ये सारी इसके अंतर्गत चीजें। कीमतों के संकेत किस प्रकार से होंगे, क्या उनका प्रयोग होगा, किस तरीके से होगा। आप चलिए देख लिया।
आगे बढ़ जाएं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हमने शुरू किया है, भारतीय उद्योग विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उद्योग है, तो प्राइवेट और आपका गवर्नमेंट दोनों सेक्टर। कह रहे कि हमारी नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्रों की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योग में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था। उद्योगपति को मुख्य परियोजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, इनको प्रोत्साहन किया जा सकता है। यदि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी थी तो इन कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र में प्रोत्साहन में व्यापक भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्थाओं में बड़े और भारी उद्योग नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह है कि सरकार उन उद्योगों को पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, करेगी उन पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। निजी क्षेत्र में नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियां के अनुपूरक होंगी, यानी कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसी है वही क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर की नीतियों के अनुपूरक होंगी, यानी जैसी प्राइवेट की होगी वैसी गवर्नमेंट। और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी का भूमिका। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 भारी उद्योग पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के लक्ष्य के अनुसार नीति का प्रस्ताव 1956 को अंगीकृत किया गया और विकास प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में ही समाजवादी रूप के आधार पर तैयार करने का आपका प्रयास किया गया है। इन प्रस्तावों के अनुसार उद्योग को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल हैं जिन पर सरकार का अनन्य स्वामी था। दूसरे वे वर्ग हैं जिनमें उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ मिलकर प्रयास कर रहे थे, परंतु इसमें नई इकाइयों को शुरू करने और एकात्मक जिम्मेदारी की होती। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल हैं जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं आपका जो निजी सेक्टर जिनका होता है वो जिनके अंतर्गत आते हैं। यदि भी निजी क्षेत्रों में आने वाले उद्योग एक वर्ग का था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। राज्य ने नए उद्योग को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक सरकार लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लिया। इस नीति का प्रयोग पिछले क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए किया गया था। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में लगे हैं तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान होगा। इसके अतिरिक्त इकाइयों में कुछ रियायतें जैसे कर लाभ तथा कमी प्राशुल्क बिजली को दी गई हैं। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देना। ऐसा है जो क्षेत्रीय असमानता है उनको बढ़ावा भी दिया है। तो कैसी पॉलिसी रखी गई है, आपका प्राइवेट और आपका जो हमारे निजी सेक्टर, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है उनके बीच में आप इन्हें देख सकते हैं। देख लिया लाइसेंस पद्धति के विषय में। देखिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच क्या कोई इन्होंने आपका डिफरेंसेस रखा है? सेम आपके पैरामीटर पर ही सारी चीजें कर रहे थे। चलिए अब कह रहे हैं कि अगर आगे बढ़ोगे और देखोगे वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन की नई किस्मों का उद्घाटन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा उपेक्षित मात्रा से अधिक ना हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल आपका तभी दिया जा सकता था जब सरकार इस बात के लिए आश्वस्त होती थी
कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। यानी कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है, 1990 से पहले आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था कि वो आश्वस्त होगी, आश्वासन होगी, कि आप क्या कर सकते कर सकते। लघु उद्योग 1955 में ग्राम अथवा लघु उद्योग समिति के कार्य समिति ने भी कहा था कि इस बात की संभावना पर विचार किया गया, ग्राम विकास को प्रोत्साहन करने लघु उद्योग का प्रयोग किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि गांव का विकास हो, तो जो आपके लघु उद्योग हैं, आप उनका डेवलपमेंट कीजिए। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों में किए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ। समय के साथ सीमा भी बदल रही है। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में भी कहा जाता है कि जो 5 लाख रुपए से अधिकतम निवेश की थी, इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया गया। क्या किया गया? 1 करोड़ रुपए का में अधिकतम आपका। तो लघु उद्योग की पॉलिसी कब आई? ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए। 1955 में कौन लेके आया? कार्य समिति बनी थी। ग्राम लघु उद्योग का मतलब क्या था? ग्राम विकास को प्रोत्साहन करना और आपका लघु उद्योग को बढ़ावा देने की आई गई। ठीक, देखिए करें कि ऐसा माना जाता है कि लघु उद्योग अधिकतम श्रम प्रधान होते हैं। उनमें बड़े पैमाने पर उद्योग अपेक्षित श्रम का अधिक किया जाता है, अतः वे उद्योग रोजगार का सृजन करते हैं। लेकिन उद्योग फर्मों के उद्योग के विकास के लिए बड़े फर्मों से उनकी रक्षा किए जाना चाहिए की आवश्यकता है। उद्योग के लिए अनेक उत्पादकों को लघु उद्योग को आरक्षित कर दिया जाता है। ऐसे आरक्षित में कसौटी में यह की गई थी कि इकाइयों में उन वस्तुओं का विनिर्माण का योग्य है और उनमें रियासतें दी गई हैं। कम उत्पादक शुल्क तथा कम ब्याज दर पर आपका बैंक ऋण है। ऐसे हैं। अगला है व्यापारिक नीति और प्रतिस्पर्धा। भारत द्वारा आई गई औद्योगिक नीति व्यापार से घनिष्ठ रूप से संबंधित। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार के अंतर्मुखी व्यापार नीति तकनीकी रूप से आयात प्रतिस्थापन भी कहा जाता है। का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पाद का पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए विदेशों में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को आपका प्रोत्साहन किया जाएगा के अनुसार। चाह रहे हैं कि भैया आप बाहर से मत मंगाओ, जो भी करना है छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग अपने हैं ही अपने देश के अंदर कर लो। ठीक, इस नीति के अनुसार सरकार ने प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योग की रक्षा की। आयात संरक्षण 2 प्रकार के थे। प्राशुल्क कोटा, प्राशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। प्राशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जो विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है जिन्हें आयात किया जाता है। प्राशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनके आयात प्रतिस्थापन किए जाते हैं और उनकी प्रतिस्पर्धा से देशी विदेशी फर्म की रक्षा होती है। कैसी होती है? विदेशी फर्म की रक्षा होती है। संरक्षण की नीति धारणा पर आधारित। विकासशील देशों के उद्योग में अधिक विकसित देश वस्तु से प्रतिस्पर्धा में स्थापित। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योग का संरक्षण किया जाए तो समय के साथ प्रतिस्पर्धा करना ठीक लगेगा। हमारे योजनाकार की यह आशंका थी कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है। 1980 के दशक के मध्य तक विनिर्मित संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया जाए। ठीक, ये हमको देखा ऐसा है, कोई गंभीर विचार नहीं किया।
चलिए, देख लिया संरक्षण नीति को। अब हम औद्योगिक नीति के प्रभाव के क्रियान्वयन, उनकी चीजों को हम, लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले आप मुझे बताइए, एक चर्चा है, ये जो चार्ट बनाया गया है 1991 के दशक के दौरान प्रयास किए गए इन चीजों पर है। पहला जो आपकी कृषि है, उद्योग और सर्विस सेक्टर। ठीक, देखिए, चलिए देख लिया। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे